धन्यवाद आदरणीय सर। हमारे अगले आमंत्रित वक्ता डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजकीय महाविद्यालय आर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। इन्होंने हिंदी भाषा विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की और स्लेट, पीएचडी, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, उर्दू में डिप्लोमा और जेंडर स्टडी में भी डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की है। आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य विविध, ब्रज का भाषा विज्ञान, थर्ड जेंडर समुदाय, विविध पक्ष, थर्ड जेंडर समुदाय, पौराणिक काल से वर्तमान तक, हास्य व्यंग्य एकांकी, थर्ड जेंडर इन हिंदी नॉवेल्स और उपन्यास के आईने में थर्ड जेंडर। और आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, जैसे कि इमर्जिंग ट्रेंड इन हायर एजुकेशन, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन कंटेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड, कथा और किन्नर, पंखुड़ियां अंतर्द्वंद की, उपन्यास में आदिवासी चेतना के स्वर, वंचित संवेदना का साहित्य आदि का संपादन किया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। कहने को तो आपके बारे में बहुत कुछ है सर, परंतु समय के अभाव के कारण हम इस अति संक्षिप्त परिचय के साथ में आपका स्वागत करते हैं और आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। संगोष्ठी के आयोजक शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर वीपी कृष्णा जी, चेयरमैन एमएस नटराज जी, प्राचार्य मीरा जी तथा इस वेब संगोष्ठी की संयोजिका बहन डॉक्टर उर्मिला पोडवाल जी, आप सभी के सहयोग से आप सभी के कार्यक्रम संयोजन के फलस्वरूप ही हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सभी को साधुवाद, सभी को नमस्कार। मैं नमस्कार करते हुए स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी का, प्रोफेसर शरण घई जी का, डॉक्टर अब्दुल मोबिन खान साहब का, मार्कंडे आहूजा जी का, बीएल अच्छा जी का, डॉक्टर कामराज संधू जी का और बड़े भाई पुनीत विसारिया जी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध अटूट है, लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति का जो दोहन किया है और दोहन के फलस्वरूप जो असंतुलन पैदा हुआ है, उसने हमारे जीवन को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार आज शहरों में 80 से 85% जनता के लिए सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं है। IQAR के सर्वेक्षण के अनुसार भारत प्रदूषित प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। कहाँ ये 16-17वें स्थान पर हुआ करता था। आज हम देखते हैं कि नदियों में जैव ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां और जो जल जीव हैं उनका जीवन संकट में आ चुका है। पेड़ पौधे दिन ब दिन काटे जा रहे हैं और इनके काटने के फलस्वरूप हमारे चारों ओर कंक्रीट के जंगलों का उदय हो रहा है। इन कंक्रीट के जंगलों में हमारे रहने के लिए तो है, लेकिन सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं। जहां तक प्रश्न है साहित्य का, तो भारत का प्राचीन साहित्य इतना समृद्ध और पर्यावरण चिंतनशील रहा है
और मानव समुदाय को बार बार चेताता रहा है संतुलन बनाए रखने के लिए, परंतु मानव विकास की अंधी दौड़ में शामिल हुआ है और जो असंतुलन पैदा किया है उससे हम सब किस हालात में जी रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। वैदिक साहित्य में परितः आवरण इति पर्यावरणम की धारणा को प्रतिपादित करते हुए पंच महाभूतों जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी के अतिरिक्त मनुष्य आदि प्राणियों, वनस्पतियों आदि के समग्र रूप को पर्यावरण के अंतर्गत स्वीकार किया गया। वैदिक ऋचाओं संबंधित ग्रंथों में इसका संरक्षण करने का संदेश दिया गया। महर्षि यास्क ने कहा था कि कोई भी वस्तु तभी तक अपनी सत्ता बनाए रख सकती है जब तक वह स्वयं को धारण करने में समर्थ हो। जब उसमें बाहरी हस्तक्षेप अधिक हो जाता है तब उसकी नैसर्गिक संरचना में विकृति आ जाती है और इस विकृति के फलस्वरूप उसकी आत्मधारणा शक्ति नष्ट हो जाती है। यही उसका प्रदूषण है और वस्तु के निर्माण का जो अनुपात है वह स्थिर नहीं रह जाता है। उसे स्थिर रखना बहुत जरूरी है। यदि अनुपात भंग होता है तो स्वास्थ्य नष्ट होता है और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है तो हम नष्ट हो जाते हैं। वायु पुराण में वेदव्यास जी ने कहा था, इस सृष्टि के अपने स्वरूपों में अधिष्ठित हो माफी चाहूंगा, इस सृष्टि में अपने स्वरूप में, इस सृष्टि के अपने स्वरूप में स्थापित हो जाने पर इसका अंधाधुंध दोहन न किया जाए, क्योंकि मनुष्यों के क्रियाकलापों तथा अतिशय भोगवादिता के कारण प्राकृतिक पदार्थों में समय पूर्व वे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो कल्प के अंत में आने वाली प्रलय का कारण बनते हैं। इसी प्रलय का संकेत हमें कामायनी में मिलता है, अन्य ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, मनु, भारवी, भास, भवभूति, बाणभट्ट आदि अनेक महापुरुषों ने प्रकृति संरक्षण की बात कही। प्रकृति के विभिन्न रूपों को हमारे सामने रखा और हमें आगाह किया उसके उचित संरक्षण के लिए। जब बात आती है हमारे देश के आदिकालीन साहित्य की, मध्यकालीन साहित्य की, तो हिंदी साहित्य जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे जैसी सूक्त के साथ प्रारंभ होता है। ब्रह्मांड निर्माण के जितने भी तत्व हैं वे हमारे शरीर के तत्व हैं। यदि ब्रह्मांड के इन कारकों में विकृति उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक रूप से यह विकृति हमारे शरीर की है। हमारे शरीर में भी वही विकृतियां आएंगी और पर्यावरण चिंतन की यह झलक हमें प्रारंभिक युग से ही मिलती है। आदिकालीन व मध्यकालीन साहित्य में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, भक्ति और रीति तथा अलंकार शास्त्रों से संबंधित साहित्य में हमें प्रकृति की छटा न सिर्फ देखने मिलती है बल्कि ऐसा लगता है कि रचयिता उसमें जी रहा है। जहां तक बात आती है वीरगाथा काल की, तो साथियों वीरगाथा काल में प्राकृतिक चित्रण का कदाचित अभाव रहा,
कारण दो हो सकते हैं। प्रथम कि उस समय प्रकृति इतनी समृद्ध थी कि मानव को उसकी तरफ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा कारण वीरगाथा काल का जो वातावरण रहा वह परस्पर युद्ध, लड़ाइयाँ आदि का युग रहा। कवियों ने चारण के रूप में, आश्रित कवियों के रूप में सिर्फ अपने आश्रयदाता या अन्नदाता का गुणगान ही ज्यादा किया, लेकिन वो उस युग की परिस्थिति थी। हम किसने क्यों किया इस पर ज्यादा विचार न करें तो ज्यादा उचित रहता है। क्या करना है उस पर विचार करना चाहिए। आदिकाल से जब हम मध्यकाल में आते हैं तो अन्य बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें प्रकृति की छटाएं प्रत्येक वर्णन में मिलती है। सभी पर तो न जा पाएंगे मित्रों, परंतु भारत एवं भारतीय समाज के कालजयी अभूतपूर्व प्रचलन में आए, या यूं कहें जन जन के कण में समाये हुए ग्रंथ रामचरितमानस पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। कविवर महाकवि तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस को प्रकृति के आवरण में लपेट कर ऐसा प्रस्तुत किया है मित्रों कि हम और आप सभी आज तक उसके प्रभाव में न सिर्फ जीते हैं जबकि हमारी सुबह भक्ति से शुरू होती है और भक्ति में हम रामचरितमानस की चौपाइयां गाते हैं, सुनते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं और तब हमारा दिन आगे की ओर बढ़ता है। हम कर्तव्य पथ की ओर अग्रसित होते हैं। चित्रकूट में भरत को केवट वहां की प्राकृतिक छटा की वानगी दिखलाते हुए कहते हैं, जिन तरुवरन मधु बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला, अविरल छाह सुखद सब काला। साथियों, ये रामचरितमानस है जिसमें कब बोलने वाला खो जाता है और कब सुनने वाला खो जाता है किसी को पता नहीं चलता। मानव शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति का ही एक अनुपम उदाहरण है। इस ओर महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, राम सिया राम जय जय राम राम राम, राम सिया राम बोलो राम राम राम। अपने वनवास के दौरान जब एक दिन माता सीते और लक्ष्मण जी पेड़ पौधे और वृक्षों का रोपण कर रहे होते हैं, उस क्षण का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिया
कहूँ लखन लगाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। साथियों, इससे स्पष्ट संदेश है कि हम सभी को, सभी परिवारीजनों को अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तत्वों के पोषक वृक्षों को, पौधों को लगाना चाहिए। इससे जब हम सुबह उठते हैं तो हरियाली देखते ही हमारा अंतर्मन प्रसन्न होता आता है और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। इसके बाद साथियों, मैं बढ़ना चाहूंगा आधुनिक युगीन साहित्य पर। ये वो काल था जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय था। स्वाधीनता की भावना लोगों में स्थापित करने के साथ साथ तत्कालीन कविता में पर्यावरण चिंतन भी दृष्टिगत होता है। यद्यपि इसकी मात्रा कम है, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति को तो कभी कभी छोड़ ही नहीं सकता ना। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के माध्यम से प्रकृति की महत्ता को प्रतिपादित किया। जल निर्मल पवन पराग सना है मेरा, जल निर्मल पवन पराग सना है मेरा, गढ़ दिव्य बना है मेरा। प्रहरी निर्झर परिखा प्रवाह की काया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। साथियों, प्रकृति के सानिध्य का राजमहल से भी ज्यादा महत्व है। पंचवटी में गुप्त जी कहते हैं, अपने पौधों में जब भाभी, अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष, स्वावलंब की एक झलक पर नेछावर कुबेर का कोष। इसके बाद छायावाद तो अपने आप में प्रकृति का ही पर्याय है। कविवर पंत जी ने तो मासल देह से ज्यादा प्रकृति को महत्व दिया और कहा, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में प्रारंभ से ही प्रकृति को ही आधार बनाया। प्राकृतिक विपदा ही हमारी सृष्टि के विनाश और पुनः नवजीवन, नवसृजन का माध्यम बनी। झंझा प्रवाह सा निकला, यह जीवन विशुद्ध महासमीर, ले साथ निकला परमाणु पूर्ण, अनल अनिल क्षीर नीर। आगे प्रसाद जी कहते हैं, और कर रही किंतु नियामक नियम न माने, तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने। अर्थात प्रकृति को यदि हमने नष्ट कर दिया तो आगे भी सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण, विलासी जीवन हमें निरंतर प्रकृति से दूर ले जा रहा है। चिमनियां बढ़ रही हैं,
चारों तरफ वातावरण में, गगन में धुआं ही धुआं दिखाई देता है। मित्रों, मैं जब कभी दिल्ली जाता हूं, कई 50-100 किलोमीटर तक आसमान का रूप ही नहीं दिखता। इधर बुलंदशहर की तरफ धूप निकल रही होती है और जैसे ही हम पेरी पर चढ़ते हैं, काला काला धुआं बादल जैसा लगता है, परंतु वो बादल नहीं है, वो धुआं होता है। और इन्हीं चिमनियों को दृष्टिगत रखते हुए कविवर अज्ञेय जी ने कहा, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती हैं मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। साथियों, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने मानव और प्रकृति का तुलना करते हुए कहा, न वाणी साफ है, न वाणी साफ है, न पानी साफ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ। जब सब कुछ मैला है, आसमान गंदगी बदवाने वाला अछोर एक थैला है। समकालीन कवि अर्थात आजकल ऐसा नहीं है कि उत्तर आधुनिक युग में प्रकृति को कवि ने छोड़ दिया है। कवि आज भी इस ओर प्रयत्नशील हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से कुछ दो पंक्तियां मुझे धर्मवीर भारती जी की याद आ गई हैं मित्रों। उसके बाद में समकालीन मर गई कविता कहीं वहीं, मर गई कविता वहीं, एक तुलसी पत्र और 2 बूंद गंगा जल बिना। न कोई छायादार पेड़ है वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, सामने तरु मल्लिका टालिका प्रकार। निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ प्रकृति की बात हो और हम रामधारी सिंह दिनकर जी को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। द्वंद्व रंच भर नहीं कहीं प्रकृति और ईश्वर में, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक हैं, कोई भेद नहीं। आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। दिनकर जी ने बहुत पहले संकेत दे दिया है। संस्कृति के 4 अध्याय में जहां वे भारतीय सामाजिक संस्कृति का अन्वेषण करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं अपने काव्य ग्रंथों में वे मानव को सचेत करना नहीं भूलते, प्रतिकूल प्रभावों के प्रति चेतना जगाना नहीं भूलते। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के
करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। साथियों, हिंदी साहित्य के कण कण में प्रकृति है और पग 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 प्रकृति ही साहित्य का सबसे बड़ा सहारा है, दिशा निर्देशक है। वह आधुनिक कुछ कवियों को जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सब कुछ पढ़ ले। रूपेश कनौजिया जी कहते हैं कि मां और प्रकृति एक। देखिए उनकी पंक्तियां, प्रकृति तो हमेशा ही मेरी सुंदर मां जैसी है, गुलाबी सुबह से माथा चूमकर हंसते हुए उठाती है, गर्म दोपहर में ऊर्जा भरकर, गर्म दोपहर में ऊर्जा भर के दिन खुशहाल बनाती है, रात की चादर में सितारे जड़कर मीठी नींद सुलाती है। प्रकृति तो हमेशा ही मेरी सुंदर मां जैसी है। श्री प्रकाश शुक्ल जी मिश्र जी कहते हैं, जला हुआ आकाश, जली हुई धरती, जला हुआ जल मेरे चारों ओर। जला हुआ आकाश, जली हुई धरती, जला हुआ जल मेरे चारों ओर, और कहीं राख नहीं है। जब प्रकृति नष्ट हो रही है मित्रों, और हमें पता ही नहीं चल रहा, जमीन सरक रही है हमारे पैरों के नीचे से और हमें एहसास नहीं है। कविता वाचक नवी जी कहती हैं, उखाड़ कर प्राणवाही पेड़ पौधे, वो बो दिए धुएं उगलते कल कारखाने। मैं पहले भी संकेत किया मैंने, ईंटों का जंगल और कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। नदियों पर बांध किसी भी देश के विकास की छाया है, लेकिन ये सब कुछ नहीं। ऐसे ही हम बहुत से नवीन कवि हैं जो निरंतर अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से जागृत कर रहे हैं समाज को, देश को। परंतु साथियों, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा खुद सचेत होना। जब तक हम जागृत नहीं हैं, कोई हमारे सामने कितना भी ढोल पीटता रहे, बीन बजाता रहे, हम भैंसी ही रहेंगे। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ सर हिलाएगी या मारेगी, सांप की तरह नृत्य नहीं करेगी। मित्रों, आइए प्रण लेते हैं कि अब से यदि हमारे घर बनाने की जगह 150 गज है, तो उसमें से हम 2-3 फुट छोड़ेंगे और वहां 2 पेड़ लगाएंगे। इस मामले में मैंने देखा नागपुर, बंगलौर बहुत ही हरे भरे शहर हैं। नागपुर में मेरे प्रवास के दौरान मैंने देखा ज्यादातर घरों के सामने वृक्ष लगे हुए हैं। भीषण गर्मी रहने के बाद भी वहां ताजगी रहती है, अच्छा लगता है। बंगलौर तो अपने आप में प्रकृति का कटोरा कह लीजिए, एक ऐसा शहर जहां 12 महीने प्रकृति मेहरबान रहती है। साथियों, चलते चलते मैं एक छोटा सा संस्मरण बांटना चाहूंगा आप सभी के साथ। जब मेरी बड़ी पुत्री युक्ति
2.5 से 3 साल की रही होगी, तो हमारे गांव में जो घर है उसमें एक गौरैया कपल, चिड़ा और चिड़िया, दोनों अक्सर कुछ दाना चुंगते रहते थे और मेरी बेटी उन्हें खाने की चीजें डालती रहती थी। एक दिन उस अबोध बालिका ने मुझसे कहा कि डैडी, क्या इनका घर नहीं होता? क्या हम इनके लिए घर नहीं बना सकते? मैं अंदर तक हिल सा गया। जहां हम 400 गज के मकान में रहते हैं, क्या हम पक्षियों के लिए थोड़ा नहीं कर सकते? गर्मी में साथियों, कितने ही छोटे छोटे पक्षी, अद्भुत प्राणी, जिन्हें देखकर देखते रहने का मन करता है, आंखें नहीं हटती, मर जाते हैं पानी की, खाने के अभाव में। तो मेरे प्राइमरी एजुकेशन में मित्र हैं, शासन की तरफ से गौरैये के घोंसले अर्थात लकड़ी के घर उन्हें बांटने का आदेश हुआ था। तो मैंने उनसे बहुत ही विनम्रता से अनुरोध किया और मेरी बेटी की इच्छा बताई, और साथियों उन्होंने मुझे एक घर दिया। मैंने उसे लाकर अपने आंगन में लगा दिया दीवार पर, और आश्चर्यजनक रूप से दूसरे तीसरे दिन ही गौरैया ने उसमें रहना शुरू कर दिया। आज मैं अलीगढ़ में रहता हूं, लेकिन जब भी गांव जाता हूं मुझे वहां एक नहीं, गौरैया के कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं। जब मेरी एक छोटी सी पुत्री इतना सोच सकती है, तो हम सब तो उनसे, बच्चों से ज्यादा प्रज्ञावान हैं। हम सभी को इस दिशा में जरूर कोशिश करनी चाहिए मित्रों, और प्रकृति बची हुई है तो हम बचे रहेंगे। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है, इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी के संकट से आइए सब साथ मिलकर जूझते हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, ताकि हम और आप यूं ही रहें और दुष्ट प्रवृत्तियां मर जाएं, ताकि अगले किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो सके। चलते चलते कहूंगा, शाम होने वाली है, कि दिए की टिमटिमाहट से, दिए की लौ से सितारों की टिमटिमाहट तक, दूर तक बस रात ही रात होगी। साथियों मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, अगले किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।